छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्ययन और प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। इससे पहले हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जानकारी दिए थे। अब देखिए मौर्य साम्राज्य, और अगले वाले पार्ट में हम गुप्त साम्राज्य के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। इसलिए लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए कि मौर्य साम्राज्य क्या है। तो मौर्य साम्राज्य भारत की जो समयावधि है इसको देख लीजिए कि मौर्य साम्राज्य की समयावधि सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार आए। बिंदुसार ने 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। फिर आए अशोक महान। तो अशोक महान 273 ईसा पूर्व से 236 ईस्वी पूर्व तक उन्होंने शासन किया। देखिए मौर्य साम्राज्य के महानतम सम्राटों में से एक है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत में सर्वप्रथम राजनीतिक एकता की स्थापना हुई। इसी काल में तिथिबद्ध लेखन प्रारंभ हुआ। मौर्य काल की जानकारी हमें मुख्यतः तो मौर्य काल की जानकारी हमें किस किस चीज़ों से प्राप्त होती है। देखिए कौटिल्य के द्वारा लिखित रचना अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त के द्वारा लिखित मुद्राराक्षस और मेगस्थनीज के द्वारा लिखी इंडिका, यूनानी लेखकों के विवरणों और अशोक के विभिन्न लेखों दीपवंश, महावंश नामक ग्रंथों से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में की जाती है। इसने चाणक्य की सहायता से मगध में नंद वंश का अंत किया था। किसकी सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से। कौन से वंश का? तो नंद वंश का अंत किया और मौर्य सम्राट की नींव रखी थी। यूनानी लेखकों ने अपने ग्रंथों में उसे मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? सेट्रोकोटस कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य महान विजेता, महान कूटनीतिज्ञ और कुशल प्रशासक था। धर्मपरायण और प्रजाहितैषी शासक था। वह प्राचीन भारत में नवीन राजनीतिक व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम शासक था। उसने केंद्रीय, प्रांतीय और नगरीय और साम्य प्रशासन जैसी व्यवस्थाओं को दिशा दी। इसी प्रकार से हम देखते हैं चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी में यूनानी सेनापति से चंद्रगुप्त ने लगभग 305 ईस्वी में यूनानी सेनापति सेलुकस निकेटस को परास्त कर काबुल, कंधार और हीरात और बलूचिस्तान के प्रदेश पर अपना राज्य विस्तार किया। बदलती हुई परिस्थिति में सेलुकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया और संधि कर ली। चंद्रगुप्त के दरबार में मेगस्थनीज राजदूत बनकर के आया था। तो मेगस्थनीज कौन था ये पूछा जाता है। तो चंद्रगुप्त के दरबार में मेगस्थनीज राजदूत बनकर के आया था और उसने अपनी पुस्तक इंडिका में उस समय के समाज का वर्णन किया है। चंद्रगुप्त ने अपने उत्तरी भारत पर विजय के बाद काठियावाड़, सौराष्ट्र और दक्षिण भारत के मुख्य भागों पर भी विजय प्राप्त की। देखिए कि आप इन नक्शों में कुछ राष्ट्रों के देखो, यह है हिरात, काबुल, कांधार, पंजाब, बलूचिस्तान, मकरान, जो कि वर्तमान में इनके नाम परिवर्तित हो गए हैं। पांचाल, कौशल, पाटलिपुत्र, मगध और मालवा, उज्जैन, मैसूर, कलिंग। ये कलिंग युद्ध के बारे में हम अध्ययन करेंगे जो अशोक के समय हुआ था। ये सभी पर विजय मौर्य साम्राज्य ने की थी। तो देखिए ये है मौर्य साम्राज्य का सम्राट। इनके पूरे क्षेत्र थे जो कि भारत के लगभग बहुत सारे क्षेत्रों में इनका शासन हुआ करता था। इसी प्रकार अपने अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अंगीकार कर लिया। सिंहासन तथा राजवैभव त्याग कर दक्षिण भारत में श्रवणबेलागोला की पहाड़ी पर चल गए। वहीं उनकी मृत्यु हो गई। शासन व्यवस्था कैसी थी चंद्रगुप्त की? देखिए तो चंद्रगुप्त के शासन प्रबंधन के संबंध में जानकारी हमें मेगस्थनीज की इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है। इसकी विशेषताएं देखिए। सम्राट कभी भी देखिए कोई भी सम्राट के बारे में बोलेगा तो सम्राट क्या होता है, यानी राजा या सम्राट सम्राट पूरे राज्य का सर्वोपरि अधिकारी होता है। तो सम्राट साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था। वह सेना, न्याय, व्यवहार का प्रधान होता था। वह प्रजा के हितैषी होता था, प्रजा के हित में ही कार्य करता था। राजा की सहायता हेतु मंत्री परिषद हुआ करते थे। गुप्तचर, तो राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होते हैं। और गुप्तचर, न्याय व्यवस्था और सैन्य संगठन सुदृढ़ था।
और भूमि कर राज्य की आय का प्रमुख, तो भूमि कर आज भी टैक्स जो होता है आय का प्रमुख स्रोत होता है, तो भूमि कर आय का प्रमुख साधन होता है। उपज का 1/6वां भाग केवल कर रूप में दिया जाता है और कर एकत्र करने वाला अधिकारी समाहर्ता कहलाता है। जो कर को टैक्स को एकत्रित करता है उसे समाहर्ता कहते हैं। कर एकत्रित करने वाले अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता है। और साम्राज्य प्रांतों में विभाजित थे और जो चक्र कहलाते थे, इनका शासन राजकुमार और राज परिवार के व्यक्तियों द्वारा होता था। नगरों का प्रबंधन करने हेतु 6 समितियां होती थी, इसमें से 5 सदस्य होते थे। सैन्य संगठन सुदृढ़ था, इनकी देखरेख के लिए 6 समितियां द्वारा होता था। ये समितियां नौसेना समिति और पदाति सेना समिति, अश्व सेना समिति, रथ सेना समिति, गज सेना समिति, यातायात व युद्ध सामग्री वाहिनी समितियां। और दंड विधान कैसा हुआ करता था? दंड विधान कठोर होता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि तात्कालिक समय में 2 प्रकार के न्याय विद्यमान थे। पहला धर्मदर्शनी न्याय और दूसरा संकट शोधन न्यायालय। तो इस प्रकार से आपके चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्थाओं की विशेषताएं, यदि चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था की विशेषताएं, तो आपको इसमें से 5 पॉइंटों को तैयार करना है। इसी प्रकार देखिए बिंदुसार आया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के पश्चात उनका पुत्र बिंदुसार मगध का सम्राट बना। इसे क्या बोलते हैं? इन्हें अमित्र घात कहा जाता है। चंद्रगुप्त वह वीर साहसी पराक्रमी था। पश्चिमी एशिया के यूनानी राजाओं से उसके संबंध मैत्रीपूर्ण थे। पिता के द्वारा प्राप्त साम्राज्य की सुरक्षा व व्यवस्था करने में वह सफल रहा। फिर इनके बाद में अशोक महान हुए। अशोक मौर्य साम्राज्य का तीसरा और सर्वाधिक प्रसिद्ध सम्राट था। उसने पिता बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अपनी योग्यता और प्रतिभा का परिचय देते हुए दिया और अशोक का राज्याभिषेक 269 ईस्वी के लगभग में हुआ था। अपने शासनकाल में प्रारंभिक वर्षों में अशोक ने अपने पितामह चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रारंभ की गई साम्राज्यवादी एवं दिग्विजय नीति का अनुसरण किया। दिग्विजय मतलब सभी को जीतने वाली नीति का अनुसरण किया। इसी प्रकार से कलिंग युद्ध में के भारतीय इतिहास में योगदान। एक प्रश्न आता है कि कलिंग युद्ध का भारतीय इतिहास में क्या योगदान है, तो इसका आपको देखिए कि उसने कलिंग युद्ध किया। किसने? अशोक ने कलिंग युद्ध किया। कलिंग प्रांत वर्तमान उड़ीसा में है और अशोक और कलिंग की सेनाओं के बीच बड़ा भीषण युद्ध हुआ। अशोक और कलिंग की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंत में विजय अशोक की हुई। अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार इस युद्ध में 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया, 1 लाख हताहत हुए और कई गुना लोग मारे गए थे। युद्ध की विभीषिका, रक्तपात और देखकर अशोक को आत्मबोध हुआ और युद्ध का महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। भयंकर रक्तपात और नरसंहार देखकर उसका मन पश्चाताप से भर उठा और उसने युद्ध के स्थान पर शांति की नीति अपनाई। उसने निश्चय किया कि युद्ध यात्राओं के स्थान पर धर्म यात्राएं, तो युद्ध यात्रा के स्थान पर धर्म यात्रा की। उसने युद्ध घोष को धर्म घोष में बदल लिया और बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। कलिंग युद्ध में अशोक के जीवन को नई दिशा प्रदान हुई। इस प्रकार से कलिंग का युद्ध हुआ था। अशोक और कलिंग के बीच युद्ध हुआ था और इसी से अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ था। इसी प्रकार से एक अगला क्वेश्चन दीर्घोत्तरी का चौथा आता है। अशोक के धर्म को समझाते हुए अशोक के धर्म की विशेषताएं बताइए। तो अशोक के धर्म की विशेषता ये दिख रही है आपको एक डिब्बे में कि सार्वभौमिकता, अनुशासन और शिष्टाचार को महत्व, अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता, नैतिक आदर्शों की प्रधानता और सत्य जीवन अपनाने पर बल दिया गया था। देखिए एक अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में। कलिंग युद्ध के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अपने लेखों में उसने बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों का ही नहीं अपितु उसने कुछ नैतिक सिद्धांतों का भी प्रचार किया। उसका धर्म सब धर्मों का सार था और अशोक का धर्म सर्वमंगलकारी है। उसका मूल उद्देश्य प्राणी का मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान करना था। उनका धर्म अत्यंत सरल और व्यवहारिक था। तो इस प्रकार से अशोक को धर्म को समझाती उसकी विशेषताएं हो गई।
और देखिए प्राणी मात्र पर अशोक के धर्म की क्या विशेषताएं और थी, तो वह प्राणी मात्र पर दया करता था, करना, सत्य बोलना, सबके कल्याण की कामना करना, माता पिता गुरुओं का आदर सम्मान करना अशोक के धर्म के प्रधान लक्षण थे। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में प्रचारक भेजे। अशोक ने कई शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभलेख बनवाए। श्रीलंका में उसने उसके पुत्र, अशोक के पुत्र और पुत्री का नाम क्या था, तो महेंद्र और संघमित्रा प्रचार के लिए भेजे। उसने स्तूपों का निर्माण करवाया, धर्म लेखन और उत्कीर्ण कराया और धर्म विभाग की स्थापना कर धर्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की। अशोक के अधिकांश अभिलेखों में उसके लिए देवानंद प्रिय राजा शब्द का उल्लेख है। तो देवानंद प्रिय दर्शनी किसे कहा जाता है, तो अशोक को कहा जाता है, मतलब जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय राजा। तो ये भी हमें याद रखना है कि अमित्रघात किसे कहते हैं, तो बिंबिसार को कहा गया है। और देवानंद प्रियदर्शनी राजा किसे कहा गया है, तो अशोक को कहा गया है। अब हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण अशोक के उत्तराधिकारी अयोग्य थे। जब भी किसी का पतन का कारण पूछेगा तो मतलब उसके उत्तराधिकारी कैसे होना, अयोग्य, तो उसके उत्तराधिकारी अयोग्य रहे होंगे। जो विशाल साम्राज्य का परस्पर विभाजन कर लिया और वे पूर्वजों के साम्राज्य को सुरक्षित नहीं रख पाए। फिर प्रांतीय अधिकारियों के अत्याचार, प्रजा में राष्ट्रीय भावना का अभाव और अशोक की अहिंसा की नीतियों के राज्य की सैनिक शक्ति को दुर्बल बना दिया। जब अहिंसा का मार्ग अपना लिया तो जो राज्य की सैनिक शक्ति है वह दुर्बल बना लिया, जिससे कि प्रशासनिक व्यवस्था में शिथिलता आ गई। इस प्रकार से अशोक का या मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में आपको इसमें से पॉइंटों को लिखना है। फिर मौर्य अंतिम शासक बृहद्रथ का उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने वध कर दिया और मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया। मौर्य के अंततः शुंग और कंठ सातवाहक और कर्ण कुषाण वंशों ने भारत पर शासन किया। कनिष्ठ के शासन काल में कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य के बारे में हमने आपको अध्ययन करवाया। अब हम गुप्त साम्राज्य के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे अगले वीडियो में, इसलिए आप लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।